बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था देवपुर। वहां का राजा वीर सिंह बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय था। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था राजकुमार यशवंत। यशवंत बड़ा ही सुंदर, साहसी और दयालु स्वभाव का था। उसके मन में प्रजा के प्रति बहुत प्रेम था। जब भी कोई संकट आता तो वो पहले खुद आगे बढ़कर समाधान ढूंढता था। राजकुमार को शिकार खेलने का बड़ा शौक था, पर वो निर्दोष जीवों को कभी नहीं मारता था। बस जंगल घूमना, पहाड़ों की सैर करना और प्रकृति की सुंदरता को निहारना, यही उसका शिकार था। एक दिन की बात है। पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। रात के समय राजकुमार यशवंत को नींद नहीं आ रही थी। वो महल की छत पर टहल रहा था। तभी दूर आकाश में उसे एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इतनी मनमोहक थी कि देखते ही यशवंत का मन वही अटक गया। वो रोशनी धीरे धीरे महल के बगीचे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यशवंत तुरंत सीढ़ियां उतरकर बगीचे में पहुंचा। वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा, वो अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक विशाल मोर बगीचे के बीचों बीच खड़ा था। उस मोर के पंखों में 9 अलग अलग रंग थे। कोई रंग लाल तो कोई नीला, कोई हरा तो कोई सुनहरा। जब चांदनी उन पंखों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। राजकुमार यशवंत अचंभित होकर वही खड़ा रह गया। उसने ऐसा सुंदर मोर कभी नहीं देखा था। मोर भी राजकुमार को देखता रहा और फिर धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। उसका नृत्य इतना मनमोहक था कि यशवंत की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आनंद के आंसू थे। वो सोच रहा था कि क्या ये कोई सपना है, पर नहीं, ये सच था। मोर ने कुछ देर नाचा और फिर अचानक उड़ने की तैयारी करने लगा। यशवंत की समझ में आया कि ये मोर जा रहा है। उसने तुरंत आगे बढ़कर मोर को पकड़ने की कोशिश की, पर मोर फुर्ती से उड़ गया। यशवंत ने जोर से आवाज लगाई, रुको, कहां जा रहे हो? पर मोर तो उड़ गया। अगले दिन सुबह राजकुमार यशवंत को अपने पिता से मिलने की आज्ञा मिली। उसने राजा वीर सिंह को रात की पूरी घटना सुनाई। राजा ने सुनकर कहा, बेटा, हो सकता है ये कोई दिव्य संकेत हो, पर तुम्हें उस मोर के पीछे नहीं जाना चाहिए। जाने कहां तुम भटक जाओ। पर यशवंत का मन तो उस मोर में अटक गया था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक बार उस मोर को फिर से देखना है। मुझे लगता है वो मुझे किसी खास वजह से मिला है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। राजा ने देखा कि बेटे का मन बहुत व्याकुल है। उन्होंने मान लिया और कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। राजकुमार यशवंत ने अपना घोड़ा तैयार करवाया। साथ में थोड़ा सा खाने का सामान, पानी और एक तलवार ली। वो सुबह सुबह निकल पड़ा उस 9 रंग के मोर को ढूंढने। वो बगीचे से शुरू किया जहां मोर आया था। वहां से मोर के पंखों के कुछ निशान दिखे। वो उन्हीं निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। घने जंगल के रास्ते से होते हुए वो चलता गया। कभी नदी पार करता तो कभी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो भेड़ें चरा रहा था। यशवंत ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने कहीं एक 9 रंग का मोर देखा है? बूढ़ा हंसा और बोला, बेटा, 9 रंग का मोर तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, पर हां, पश्चिम दिशा में एक घना जंगल है। वहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं। हो सकता है तुम्हारा मोर उधर गया हो। यशवंत ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और पश्चिम की तरफ चल पड़ा। 2 दिन चलने के बाद वो घने जंगल में पहुंचा। वहां इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। यशवंत को थोड़ा डर लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा। शाम होने को आई तो उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। अचानक उसे फिर से वही रोशनी दिखाई दी। 9 रंगों की वो चमक। मोर फिर से प्रकट हुआ था। यशवंत खुशी से उछल पड़ा और मोर की तरफ दौड़ा, पर इस बार मोर ने उसे देखा और मानो इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। मोर धीरे धीरे उड़ता और यशवंत पीछे पीछे दौड़ता। इस तरह कई घंटे बीत गए। यशवंत थक गया था, पर रुका नहीं। आखिर में वो एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और शीतल था।
चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए थे। मोर तालाब के किनारे उतरा और पानी पीने लगा। यशवंत भी धीरे से पास गया। उसने सोचा कि अब मैं इसे पकड़ लूंगा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मोर अचानक तालाब के पानी में कूद गया। यशवंत हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि मोर तो डूब जाएगा, पर कुछ देर बाद पानी में से बुलबुले उठने लगे और फिर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। यशवंत ने देखा कि मोर गायब हो गया था और उसकी जगह कुछ और था। पानी हिलने लगा और यशवंत की सांसें रुक गई। पानी से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो इतनी रूपवान थी कि चांद भी उसके आगे फीका लग जाए। उसके गीले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो धीरे धीरे तालाब से बाहर आई और किनारे पर बैठ गई। यशवंत अवाक रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मोर कहाँ गया और ये स्त्री कहां से आ गई? उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? और वो 9 रंग का मोर कहाँ गया? स्त्री ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, वो मोर मैं ही थी। मैं राजकुमारी चंद्रिका हूं। मुझ पर एक श्राप है जिसकी वजह से मैं हर पूर्णिमा की रात मोर बन जाती हूं। यशवंत को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? किसने आपको यह श्राप दिया? राजकुमारी चंद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, यह कहानी बहुत पुरानी है। मैं पूर्व दिशा के सुंदरपुर राज्य की राजकुमारी हूं। कुछ साल पहले एक साधु हमारे महल में भिक्षा मांगने आए। उस दिन मेरा मन बहुत खराब था। मैंने उन्हें बुरा भला कह दिया और भगा दिया। वो साधु असल में एक महान ऋषि थे। मेरे अपमान से वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम हर पूर्णिमा की रात मोर बन जाओगी। जब तक कोई सच्चा प्रेमी पूरी रात तुम्हारी रखवाली नहीं करेगा, तब तक ये श्राप नहीं टूटेगा। यशवंत ने यह सब सुनकर करुणा से कहा, यह तो बहुत दुखद है, पर आपके माता पिता ने क्या किया? चंद्रिका बोली, मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की। वे उन ऋषि को ढूंढने निकले। पूरे राज्य में खोजा, पर ऋषि कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे सब हार गए। मैं हर पूर्णिमा को मोर बनकर उड़ जाती हूं, कभी किसी जंगल में तो कभी किसी पहाड़ पर। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगी। सुबह जब मैं वापस राजकुमारी बनती हूं तो खुद को किसी अनजान जगह पर पाती हूं। फिर मुझे घर का रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये कहते कहते राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। यशवंत का दिल पिघल गया। उसने पास जाकर कहा, राजकुमारी, आप रोइए मत। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपके इस श्राप को तोड़ने का उपाय ढूंढूंगा। चंद्रिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर तुम कौन हो? तुम मेरे पीछे क्यों आए? यशवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देवपुर का राजकुमार यशवंत हूं। कल रात जब मैंने आपको पहली बार मोर के रूप में देखा तो मेरा मन आपकी सुंदरता पर मोहित हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप असल में एक राजकुमारी हैं, पर अब जब मुझे सच पता चल गया है तो मैं आपको यूं तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। चंद्रिका ने उसकी आंखों में झांका। उसे पहली बार किसी की आंखों में सच्चाई दिखी। वो थोड़ा मुस्कुराई। अचानक चंद्रिका ने कहा, अच्छा राजकुमार, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो एक काम करो। यहां से पश्चिम में एक पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में महर्षि देव रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं। हो सकता है वे कोई उपाय बता दें। यशवंत खुशी से बोला, बहुत अच्छा, मैं अभी चलता हूं। पर चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो, अभी तो रात है, कल सुबह चलना। और एक बात, महर्षि बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, उनसे बहुत विनम्रता से बात करना। यशवंत ने हामी भर दी। दोनों ने तालाब के किनारे ही आराम किया। सारी रात वे बातें करते रहे। चंद्रिका ने अपने राज्य की कहानियां सुनाई तो यशवंत ने अपने परिवार के बारे में बताया। सुबह होते ही दोनों उठे। चंद्रिका ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यशवंत बोला, पर आपको अपने राज्य नहीं जाना? चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिताजी को मेरी आदत हो गई है। वे जानते हैं कि मैं पूर्णिमा के बाद कुछ दिन लेट करती हूं। कोई चिंता नहीं। दोनों पश्चिम की तरफ चल पड़े। रास्ते में यशवंत ने अपने घोड़े को बुलाया। घोड़ा दूर से ही दौड़ता हुआ आया। चंद्रिका हंसकर बोली, वाह, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत समझदार है। यशवंत ने हंसते हुए कहा, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसका नाम बादल है। चंद्रिका बादल की गर्दन सहलाने लगी। घोड़ा खुश होकर हिनहिनाने लगा।
यशवंत बोला, लगता है बादल को आप पसंद आ गए। दोनों घोड़े पर बैठकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी। वहां पानी पीने के लिए रुके। तभी अचानक एक भालू झाड़ियों से निकला। वो बहुत बड़ा और डरावना था। चंद्रिका डर गई और यशवंत के पीछे छिप गई। यशवंत ने हिम्मत करके तलवार निकाली, पर भालू उनकी तरफ आक्रमण नहीं कर रहा था। वो बस खड़ा होकर देख रहा था। यशवंत ने ध्यान से देखा तो पाया कि भालू के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। उसे दर्द हो रहा था। यशवंत ने तलवार रख दी और धीरे से भालू के पास गया। चंद्रिका घबराकर बोली, यशवंत, क्या कर रहे हो? यशवंत मुस्कुराया और बोला, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो खुद दर्द में है। यशवंत ने बहुत सावधानी से भालू के पैर से कांटा निकाला। भालू ने दर्द से चिल्लाया, पर फिर राहत महसूस हुई। उसने यशवंत को गौर से देखा और फिर अपना सिर उसके पैरों पर रख दिया, मानो धन्यवाद कर रहा हो। चंद्रिका हंसकर बोली, तुम तो बहुत दयालु हो यशवंत। यशवंत ने कहा, हर जीव को दया और प्रेम की जरूरत होती है। ये भालू भी हम जैसा ही प्राणी है। भालू वापस जंगल में चला गया। दोनों आगे बढ़े और शाम तक वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गए। अब उन्हें पहाड़ चढ़ना था जहां महर्षि देव की गुफा थी। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी। रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ था। यशवंत आगे आगे चल रहा था और चंद्रिका उसके पीछे। कई बार चंद्रिका का पैर फिसला तो यशवंत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद दोनों गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बूढ़ा शेर बैठा था। उसकी आंखों में तेज था। शेर ने गुर्राते हुए कहा, कौन हो तुम दोनों? महर्षि से मिलने आए हो? यशवंत ने विनम्रता से कहा, हम महाराज, हम बहुत मुसीबत में हैं। कृपया महर्षि से मिलने की अनुमति दीजिए। शेर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, ठीक है, पर ध्यान रखना, महर्षि इस समय ध्यान में है। धीरे से अंदर जाना। दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर हल्का हल्का प्रकाश था। धूप की सुगंध चारों तरफ फैली थी। बीच में एक आसन पर महर्षि देव बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बंद थी। यशवंत और चंद्रिका ने दूर से ही प्रणाम किया। कुछ देर बाद महर्षि ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुम दोनों को? यशवंत ने सारी कहानी सुनाई। राजकुमारी चंद्रिका के श्राप के बारे में बताया। महर्षि ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर बोले, हां, मैं जानता हूं। ये श्राप महर्षि आर्य ने दिया था। वे बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, पर उनका श्राप झूठा नहीं था। राजकुमारी ने उन्हें अपमानित किया था। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, महर्षि, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत पछता रही हूं। कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि देव ने गहरी सांस ली और कहा, उपाय तो है, पर वो बहुत कठिन है। अगली पूर्णिमा की रात जब तुम मोर बनोगी, तब इस राजकुमार को पूरी रात तुम्हारी रखवाली करनी होगी। पर शर्त यह है कि पूरी रात उसे जागते रहना होगा। एक पल के लिए भी नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो श्राप कभी नहीं टूटेगा। और हां, उस रात कई तरह के भ्रम और माया तुम्हारे सामने आएंगे। राजकुमार को उन सब से लड़ना होगा। यशवंत ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं महर्षि। मैं राजकुमारी चंद्रिका को इस श्राप से मुक्त करवा कर ही रहूंगा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम है यशवंत। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जाओ, अगली पूर्णिमा की तैयारी करो। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और दोनों वापस चल पड़े। रास्ते में चंद्रिका चिंतित थी। वो बोली, यशवंत, ये बहुत खतरनाक है। पूरी रात जागना आसान नहीं है। और फिर वो माया और भ्रम, तुम्हें कुछ हो गया तो? यशवंत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चंद्रिका, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। चंद्रिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसे सच्चा प्रेम मिल गया है। दोनों वापस तालाब के पास आ गए। अगली पूर्णिमा में अभी 10 दिन बाकी थे। इन 10 दिनों में यशवंत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो रात रात भर जागने का अभ्यास करने लगा। ठंडे पानी से नहाता, योग और व्यायाम करता। चंद्रिका उसके साथ रहती और उसका हौसला बढ़ाती।
धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम गहरा होता गया। वे साथ में घूमते, हंसते और बातें करते। चंद्रिका ने एक दिन कहा, यशवंत, अगर श्राप टूट गया तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। यशवंत खुशी से चिल्ला उठा और बोला, सच में? ये तो सबसे खुशी की बात है। दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ गई। चांद आकाश में पूरा चमक रहा था। चंद्रिका ने यशवंत से कहा, अब समय आ गया है, मैं मोर बनने वाली हूं। यशवंत ने कहा, चिंता मत करो, मैं तैयार हूं। जैसे ही चांद की रोशनी चंद्रिका पर पड़ी, वो चमकने लगी। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो 9 रंग का सुंदर मोर बन गई। मोर ने यशवंत को देखा और धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। यशवंत ने मोर को सहलाया और बोला, चंद्रिका, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। मोर ने अपनी आंखें बंद कर ली। यशवंत सतर्क होकर बैठ गया। रात के पहले पहर में सब कुछ शांत था, पर अचानक जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। यशवंत ने चारों तरफ देखा। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, यशवंत बेटा, मैं बहुत बीमार हूं, तू कहां है? मुझे बचा ले। यशवंत का दिल धक से रह गया। वो उठने को हुआ, पर फिर उसे याद आया कि महर्षि ने कहा था कि माया आएगी। उसने खुद को संभाला और बैठा रहा। आवाज तेज होती गई, यशवंत बेटा, पर यशवंत नहीं हिला। धीरे धीरे आवाज गायब हो गई। पहली परीक्षा खत्म हुई। यशवंत ने राहत की सांस ली। दूसरे पहर में अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। यशवंत की आंखों में धूल जाने लगी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने आंखें मली और मोर की तरफ देखता रहा। तभी हवा के साथ एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल लाल आंखें थी। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं इस मोर को खा जाऊंगा। यशवंत तुरंत खड़ा हुआ और तलवार निकाल ली। उसने वीरता से कहा, पहले मुझे मारना होगा तुम्हें। राक्षस हंसा और यशवंत पर हमला कर दिया। यशवंत ने बहादुरी से उससे लड़ाई की। तलवार चलाई, घूंसे मारे। लड़ाई बहुत भयानक थी, पर आखिर में यशवंत ने राक्षस को हरा दिया। राक्षस चिल्लाया और गायब हो गया। यह भी एक माया थी। तीसरे पहर में सबसे बड़ी परीक्षा आई। अचानक चारों तरफ बहुत सुंदर संगीत बजने लगा। कई अप्सराएं नाचती हुई आई। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि यशवंत की आंखें भारी होने लगी। अप्सराओं ने मीठी आवाज में कहा, राजकुमार, आओ हमारे साथ नाचो, थोड़ा आराम कर लो, कितनी देर से जाग रहे हो। यशवंत को नींद आने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी, पर तभी उसने मोर की तरफ देखा। मोर की आंखों में आंसू थे, मानो वो कह रही हो, यशवंत, हार मत मानो। ये देखकर यशवंत के अंदर फिर से जोश आ गया। उसने जोर से अपने गाल पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। अप्सराएं गायब हो गई। चौथे पहर यानी आखिरी पहर में सबसे कठिन समय था। यशवंत बहुत थक चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। शरीर दर्द कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चंद्रिका के लिए लड़ रहा था, अपने प्रेम के लिए लड़ रहा था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया। महर्षि आर्य प्रकट हुए। उन्होंने यशवंत को देखा, जो मोर के पास बैठा था। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। उन्होंने कहा, राजकुमार यशवंत, तुमने सच्चे प्रेम का परिचय दिया है। तुम्हारे धैर्य और समर्पण से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है कि श्राप टूट जाए। महर्षि आर्य ने अपना हाथ मोर पर रखा और मंत्र बोले। एक तेज रोशनी चमकी और मोर फिर से राजकुमारी चंद्रिका बन गई, पर इस बार उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। श्राप पूरी तरह से टूट चुका था। चंद्रिका ने यशवंत को देखा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यशवंत भी रोने लगा। दोनों एक दूसरे से गले मिले। महर्षि आर्य मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। तुम दोनों का विवाह हो, सदा सुखी रहो। इतना कहकर महर्षि गायब हो गए। सुबह की पहली किरण निकल आई थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट गूंज उठी। जंगल में खुशी फैल गई। कुछ दिनों बाद यशवंत चंद्रिका को लेकर अपने राज्य देवपुर लौटा। राजा वीर सिंह और रानी बहुत खुश हुए। चंद्रिका के पिता को भी बुलाया गया।
दोनों राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। धूमधाम से यशवंत और चंद्रिका का विवाह हुआ। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। गरीबों को दान दिया गया। यशवंत और चंद्रिका ने मिलकर प्रजा की सेवा की। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं किया, हमेशा सबका सम्मान किया। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों राज्य खुशहाल रहे और प्रजा सुखी रही। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।